बच्चों, आज का दिन आपका शुभ हो। जैसा कि कल की वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता में आर्थिक विकास देखे थे, आज के दिन हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग कला के क्षेत्र में कैसे थे। कल की वीडियो में बहुत से बच्चों ने पीडीएफ का डिमांड किया है, तो लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक नंबर है। जब उनको जरूरत होगी तो वो संपर्क करेंगे और उनको पीडीएफ प्रदान कर दिया जाएगा। चलिए अब चलते अपने विषय पर। कल हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में देख रहे थे। तो सिंधु प्रदेश में खुदाई से अनेक मूर्तियां, बर्तन, कलश, मुहरे, आभूषण प्राप्त हुए हैं, जिससे तत्कालीन कला और ललित कला का प्राप्त प्रकाश पड़ता है। इसी सेंस में हम लोग देखेंगे गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य से मतलब हमारा है उस समय के घर कैसे थे वहां के। तो मुख्य रूप से बच्चों खुदाई से जो अवशेष मिले हैं उनके हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण भवन हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक निश्चित नक्शे के हिसाब से भवन बनाए गए हैं। आंगन है, आंगन के साथ साथ कल चर्चा किए थे कि बहुमंजिले भवन भी मिले हैं। तो आज हम लोग थोड़ा उसको और डीप में देखेंगे कि इन भवनों में स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से क्या सोचा गया था। थोड़ा सा पहले इस पर तरता दृष्टिपात कर लिया जाए कि कौन कौन से भवन मशहूर थे। तो विशाल अन्नागार है, मकान है, सुनियोजित नगर है, इनकी कला की प्रमुख प्रमाणिकता है। साथ ही ये मूर्ति कला में भी प्रवीण थे। अब हम सबसे पहले यहाँ के स्थापत्य पर यदि ध्यान दें तो आप देख सकते हैं, जैसा कि चित्र अभी आपने देखा है, इनमें आंगन केंद्रित है जिसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खासतौर पर गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा एकांत को दिया जाने वाला महत्व था। भूमितल पर बनी दीवारें में खिड़की नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के आंतरिक भाग अथवा आंगन सीधा अवलोकन नहीं होता था। कहने का मतलब मुख्य द्वार सीधा नहीं, आंगन से सीधा सामने नहीं होता था। घर का ईंट के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, जिसकी नालियां दीवार के मध्य सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिनमें बाहर आ जा सकता था और जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। इसका मतलब मोहनजोदड़ो के लोगों ने, यहाँ पर देखिए इस चित्र के माध्यम से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। आंगन कहाँ इसमें ढूंढिए आप, दो सीढ़ियां कहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं। आवास में प्रवेश द्वार कैसा है। तो इन चित्रों के साथ साथ आप देखेंगे अब नगर योजना। यहाँ पर नगर योजना कैसी थी, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं दुर्ग। दुर्ग से आपको ऐसा लग जाएगा कि जैसे आप इस चित्र में देखिए, विशाल आंगन, महाविद्यालय, दैवीय मार्ग, फिर सीढ़ियां, व्हीलरों द्वारा खोदी गई गहराई। ये बहुत सारे आप चित्र देख सकते हैं जो एक पुरातत्वविदों ने अथक प्रयास के बाद यह मानचित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके उत्तरी हिस्से पे क्या है, दक्षिणी हिस्से पे क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे चित्र को ध्यान से देखेंगे। जब ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने शब्दों में इसको लिख लेंगे, बहुत दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा हम इसको और डीप में चलते हैं। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इसमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसमें ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से संभवतः लकड़ी के बने हो। कहने का मतलब पक्की फर्श का अस्तित्व मिलता है। इसी तरह यहाँ पर एक विशाल स्नानागार भी सम्मिलित है। स्नानागार जो है आंगन में बना है, एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल से जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग पर दो सीढ़ियां बनाई हुई, जैसे जिसको कहा जाता है सार्वजनिक स्नानागार। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव में बड़े जहां विकसित गांव है वहां पर तालाब के किनारे सीढ़ियां बनाई जाती हैं, कुछ इसी तरह की संरचना बनी होती है
जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा करके जिप्सम के गारे का प्रयोग से जलबद्ध किया जाता था। मतलब पानी सूखने न पाए, उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। उसको पीट के उसकी सतह पर उसके ऊपर से पानी डाला जाता था ताकि पानी जमीन भी न सूखे और वाष्प बन के उड़े भी ना, पानी की मात्रा बनी रहे, इसका विशेष ध्यान दिया गया था। इसके अलावा इनके तीनों एक कक्ष बने हुए थे, जिनमें एक में बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे दोनों ओर 4 स्नानागार के बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारों के साथ साथ बने एक नाले मिलते हैं। इस संरचना का अनोखापन एवं दुर्ग के क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने की से इस बात का संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी न किसी अनुष्ठान, सार्वजनिक स्थल के लिए, या हमें कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्नानागार था, जो किसी पर्व पर, जैसे अपने वहां नहाने लोग जाते हैं तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा पैमाने पर जाते थे क्योंकि आबादी कम थी, तो इस तरह से एक विशेष व्यवस्था की गई। अब इसमें एक प्रश्न बनता है, क्या दुर्ग पर माल गोदाम और स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी हैं? इसको आप देखें और अपने समझ से निकालने का प्रयास करें। इसके बाद आ जाता है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। थोड़ा सा यहाँ पे भी आप देखेंगे समाधान, यद्यपि धार्मिक क्षेत्र में आता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग दाह कर्म जो है शव जलाकर उसकी राख तथा अस्थियों को कलश में रखकर भूमि में गाड़ दिए जाते थे। बहुत जगहों पर ऐसे अवशेष मिले, लेकिन थोड़ा सा इससे और आगे हम देखेंगे। इसमें पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृत विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक भिन्नता थी, मतलब ऊंच नीच जिसको कहा जाता है, या आर्थिक रूप से जो लोग संपन्न थे और जो लोग गरीब थे, क्या उनमें भिन्नता थी? तो सामान्यतः कई विधियों से इसमें प्रयोग करते हैं। इन विधियों में एक समाधान का अध्ययन है। आप संभवतः आप अभी सोचेंगे कि इस समाधान का अध्ययन का हमारा उद्देश्य क्या है। तो इसके अध्ययन का उद्देश्य है कि एक समाज में किस तरह की व्यवस्था थी, आर्थिक और सामाजिक रूप से समाज बटा हुआ था या एकजुट था। आप पिछली कक्षाओं में देखेंगे मिस्र में विशाल पिरामिडों के बारे में, जिनमें राजाओं के शरीर को रखा जाता था या अवशेष को रखा जाता था। हड़प्पा की समकालीन ये भी सभ्यता थी और इसमें कई पिरामिड राजकीय सावधान थे, जहां कुछ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। आइए अब हम देखते हैं अपने हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला। हड़प्पा स्थलों में मिले सावधानों में आमतौर पर मृतकों के गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी सावधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त का मतलब एक गड्ढा टाइप में होता है। सतहों पर ईंट की चिनाई की गई थी, मतलब कुछ जगह पक्के बनाए गए थे। इसमें सामाजिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करती है। यह कठिन है, पुरातत्वविद इसमें उलझे हैं कि है कि नहीं है। कुछ कब्रों में मृदभांड और तथा आभूषण मिले, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता को संकेत देते हैं। उनके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जाता होगा। जैसे अपने वहां मृत्यु के बाद लोग काम करते हैं, ठीक इसी तरह से उस काल में भी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2600 ईसा पूर्व भी लोगों की आध्यात्मिक मान्यता थी। यह दार्शनिक दृष्टिकोण था कि मरने के उपरांत व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ सामग्री उस समय भी रखा जाता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधान से आभूषण मिले। 1980 के दशक में मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तानों में उत्खनन से में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख 3 छल्लों के मन के सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मन के मिले, आभूषण मिले हैं। कहीं पर तो मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया है, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि कुछ इतिहासविद मानते हैं कि उनको जला दिया जाता था और राख को की अस्थियों को कलश में रख करके भूमि में धंसा दिया जाता था या गाड़ दिया जाता था।
अब इससे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों को कहीं कहीं पर तो दफनाने का अस्तित्व है और कहीं कहीं पर जलाने का अस्तित्व। पूरा कहने का मतलब क्या है कि कहीं कहीं हड़प्पा संस्कृति दार्शनिक विचारों से ओतप्रोत थी। विलासिता की वस्तुओं की खोज। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, कैसे करते थे, किन किन चीजों का प्रयोग करते थे। आइए आप पहले इस चित्र को देखिए। एक फ्रांस से बना एक पात्र है, देखिए इस पर कैसे कटिंग किया गया है, एक सुंदर ढंग से सजावट किया गया है इसका। अब इसमें भी हम देखेंगे सामाजिक भिन्नता कैसे पहचान सकते हैं या क्या कर सकते हैं। ऐसे पुरातत्वविदों ने मोटे तौर पर उपयोगी और विलासिता वस्तुओं का वर्गीकरण किया। पहले वर्ग में रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुएं सम्मिलित थी, जिसमें पत्थर, मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों को आसानी से बनाया जा सकता था। इसमें चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि शामिल थे। ये वस्तुएं समान रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई। मतलब कहने का मतलब इन चीजों का ज्यादा मात्रा में पुरातत्वविदों ने पाया है। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो और महंगी हो, स्थानीय स्तर पर अब अनुपलब्ध पदार्थों से जटिल और तकनीकी से बनी हो। अब फायंस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग के चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इनको बनाना कठिन था। स्थिति तब और जटिल हो गई जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग में वस्तुएं ऐसे तकनीकी जो फायंस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं। क्या हम इसका वर्गीकरण उपयोगी और विलासिता वस्तु के रूप में करें? यदि ऐसी वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हमें क्या पता चलता है कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित थी। छोटी वस्तुओं में बिरले ही मिलती थी। कहने का मतलब क्या है, लघु पात्र या फायंस जो है सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे। अधिकांश मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं। कालीबंगा जैसी छोटी वस्तुओं में बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब कहीं पे ये चीजें मिली हैं, कहीं पे ये चीजें नहीं मिली। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था और हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। इसके बाद चलते हम लोग शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प इस क्षेत्र में चहुदड़ो, मोहनजोदड़ो की यदि हम तुलना करें तो एक छोटी 7 हेक्टेयर की बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। जैसे आप देखते होंगे इंडस्ट्रियल स्टेट में, औद्योगिक क्षेत्रों में किसी औद्योगिक क्षेत्र का विशेष उत्पादन होता है। जैसे कपड़े का हम नाम लेना तो सूरत हो गया, तो दवाइयों का नाम लेना तो गुजरात हो गया, दमन हो गया। इसी तरह से बहुत सी चीजों के लिए एक क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध थे। इनमें शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर का निर्माण, बाट बनाना, ये सभी सम्मिलित थे। स्फटिक, क्वार्टज, सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फायंस, पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ करके बनाए जाते थे। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनमें कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित, जैसा कि आप देख रहे हैं इन चित्रों। औजार और मनके, इन दोनों चित्रों को आप ध्यान से देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ईंट और मनके तथा अस्थियां। मनके बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेल खड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर था पर आसानी से कार हो जाता था। कुछ मनके सेल खड़ी की चूड़ के लेप से साँचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। ठोस पत्थरों के बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध प्रकार के मनके बनाए जा सकते थे। सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीक का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बन गई।
कहने का मतलब क्या है कि उस समय स्थापत्य कला के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में मूर्ति कला में विभिन्न चीजों का प्रयोग, विभिन्न धातुओं का प्रयोग, धातु कला में भी देख सकते हैं आप आभूषण मिले हैं। आभूषण के निर्माण के साथ सोने, चांदी, तांबे आदि का सबका प्रयोग किया गया। चित्रकला में भी यहाँ के निवासियों में काफी अभिरुचि देखे जा सकती है। बर्तनों या मोहरों पर चित्रित आकृतियां होती थी। संगीत और नृत्य में एक नर्तकी का चित्र मिला हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि लोग संगीत और नृत्य में भी रुचि रखते थे। आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज का प्रश्न लिख लेंगे, सिंधु सभ्यता के लोगों में स्थापत्य कला के प्रति कैसा दृष्टिकोण था, या सिंधु सभ्यता में स्थापत्य कला में क्या क्या प्रयुक्त हुआ था। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक और शेयर करना न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।